नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि अवस्था किस प्रकार की होती है और अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि तापमान में परिवर्तन यानी तापमान में परिवर्तन करने से अवस्था में क्या परिवर्तन होगा। तो आप एक डायग्राम देख रहे हो। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एक फ्लास्क है। उस फ्लास्क के अंदर कुछ द्रव पदार्थ भरा हुआ है और यहाँ से बर्नर द्वारा इसको गर्म किया जाता है और ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है। इस थर्मामीटर से हम पता करेंगे कि यहाँ पर जो पदार्थ है इसकी अवस्था में परिवर्तन जो है वो किस टेम्परेचर पे होगा। यहाँ पर यदि बर्फ़ है तो वो जल में बदलेगा, तब हम यहाँ से टेम्परेचर नोट कर लेंगे कि टेम्परेचर क्या है। तो किस अवस्था पर, किस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करेगा, इस पर आधारित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा आती है गलनांक। देखिए, गलनांक किसे कहेंगे? गलनांक जिसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है। देखिए, जिस ताप पर वायुमंडलीय के दाब का अर्थ हुआ है कि हम धरती की समतल भूमि पर जब ये प्रयोग करते हैं तो यहाँ का जो तापमान है वो 1 ATM होता है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 ATP होता है। लेकिन यदि हम किसी पहाड़ी पर्वत पर चढ़ते हैं तो वहाँ का जो दाब है वो दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये प्रयोग कहाँ पर करना है? नीचे प्रयोग करना है, धरती पर, किसी पहाड़ी पर्वत पर, ऊंचाई पर नहीं, क्योंकि वहाँ पर दाब कम होता है। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनाता है और इसका गलनांक कहलाता है। यानी कोई भी ठोस पदार्थ है, यानी ठोस से कोई पदार्थ किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, ठोस से द्रव में। जैसा कि इस प्रयोग में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए कोई पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, और जैसे इसको बर्नर से गर्म करेंगे तो ये ठोस पदार्थ जब भी द्रव पदार्थ में बदलने लगेगा तब हम इस थर्मामीटर से टेम्परेचर देख लेंगे। मान के चलिए कि ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है, या फिर मान के चल लीजिए कि जल पर बात करें तो जल जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। तो जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पर ये जल जो है वो बर्फ़ से यानी ठोस से द्रव में बदल जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? इसका गलनांक हुआ। यानी कोई भी पदार्थ जिस तापमान पर ठोस से पिघल कर द्रव बनाता है तो वह उसका गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या है? गलनांक एक थर्मामीटर का एक अंक है। इस अंक पर पदार्थ के गलनांक को काउंट किया जाता है। जैसे बर्फ़ का गलनांक जो है वो 273.16 केल्विन होता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं, क्योंकि हम पदार्थों को 4 प्रकार के पैमानों में माप सकते हैं। सबसे पहला पैमाना आता है डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में आता है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद में आता है केल्विन, केल्विन पे कोई डिग्री नहीं लगता, और उसके बाद में आता है रेडियन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पैमाने होते हैं। जनरली हम साइंस में केल्विन पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 273.16, ठीक है, 273.16 केल्विन है। यहाँ पर बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। तो मुझे बताइए बर्फ़ का गलनांक क्या हुआ? बर्फ़ का गलनांक हुआ 273.16। सुविधा के लिए हम इसे डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन लेते हैं। तो हमने कहा था कि इसको डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बदलता, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। गुप्त ऊष्मा, संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या तात्पर्य है? जब कोई पदार्थ टूटता है, जब कोई पदार्थ टूटेगा तो टूटने पर उसमें से ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, उस ऊष्मा को कहा जाता है संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, जो कि क्या करती है? तापमान को बढ़ने नहीं देती है। और जब तापमान नहीं बढ़ता, इसीलिए बर्फ़ जो है इतनी आसानी से नहीं पिघलती है। उसका कारण सिर्फ इतना सा होता है। तो लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी, क्योंकि ऊष्मा संगलन की गुप्त ऊष्मा और तापमान को बढ़ने नहीं देती है। अब ये संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखिए, वायुमंडलीय दाब पर, यानी एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मान के चलिए कि कोई पदार्थ है वो 1 किलोग्राम है। अब उसको हमें किस में बदलना है? ठोस से द्रव में बदलना है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा, जब तक संगलन की गुप्त ऊष्मा से अधिक ऊष्मा हम नहीं देंगे तब तक वो पदार्थ नहीं पिघलेगा। तो एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। यदि मैं आपको संक्षिप्त में ऐसे कहूँ कि किसी पदार्थ को गलाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा, तो उसको कहेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा। अतः 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की अधिक ऊर्जा होती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ भी होती है
0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी होता है, लेकिन पानी की जो संलग्न गुप्त ऊष्मा है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि पानी को जब ऊर्जा दी जाती है तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब जाकर वो क्या करता है, भाप बनता है। तो पानी की संलग्न गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है बर्फ़ की तुलना में। अब देखिए क्वथनांक किसे कहेंगे। जिस प्रकार हमने ठोस से किसी पदार्थ को द्रव में बदला है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने गलनांक निकाला। इसी प्रकार यदि द्रव से इसको गैस में बदलेंगे तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्वथनांक की। ठीक है, क्वथनांक। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा हो गई, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है अर्थात द्रव गैस बन जाता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। और क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक जो है वो 373 डिग्री केल्विन होता है, 373 केल्विन 373 केल्विन का मतलब हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 273 पे बर्फ़ है तो 100 डिग्री ऐड कर दो, यानी 373 पे किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। तो जल का गलनांक जो है वो 273.16 है और इसका जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन है। ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है। यानी 373 केल्विन पर जो द्रव पानी है वो क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। अब वाष्प बन जाएगा तो हमें कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, किसमें, जल में। क्यों, ऊष्मा में उसको भाप में बदलने के लिए। तो एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए दो बातें ध्यान रखनी है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। एक है संगलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरी है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा में हमें क्या कहना है कि कोई पदार्थ है उसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। ठीक है, और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का अर्थ हुआ कि उसको द्रव से गैस में बदलने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। तो आई होप ये दो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए लौटते हैं अगले पेज पे। देखिए यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट है इनसे। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या करेगी, जो जल के कणों के मध्य आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को पहले तो तोड़ेगी। तोड़ने के बाद में जैसे ही उससे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तो वो किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर दो चीज़ें मिलेंगी आपको। 100 डिग्री सेल्सियस पर एक तो आपको जल मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरी बात मिलेगी भाप। भाप के अंदर ज़्यादा ऊर्जा है। भाप के अंदर क्यों ऊर्जा ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंदर गुप्त ऊष्मा है। गुप्त का अर्थ हुआ छुपी हुई ऊष्मा जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। यदि रोटी पकाते वक्त तवा पे हाथ लग जाए हमारा तो कम जलेगा, किसकी तुलना में, जब यदि रोटी फूली हुई हो और फूलने के बाद में उसमें से जो वाष्प निकलती है उसके संपर्क में यदि आपका हाथ आ जाए तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगी और वो आपके हाथ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उसको कहते हैं क्योंकि उसके अंदर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था से दूसरी में बदला, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे आरेख से दिया गया। हमने ताप का प्रभाव क्यों पढ़ा, इसलिए पढ़ा, ताप के प्रभाव से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि किसी भी पदार्थ की ताप द्वारा अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ठोस पदार्थ है, पानी है, बर्फ़ है, उसको गर्म करो द्रव में बदल जाएगा, द्रव को गर्म करो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, और देखो गैस को यदि शीतलित किया जाए तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगी और द्रव को यदि शीतलित किया जाए तो वो ठोस बर्फ में बदल जाएगा। तो यह है तापमान का प्रभाव, किस पर, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर। यानी तापमान से पदार्थ की अवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। अब इससे संबंधित कुछ विधियां हैं। तो जैसे पहला है ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि यदि हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो आपका जवाब ये होगा कि पहले वो जल बनेगा, तरल जल, और तरल जल को गर्म करेंगे तो फिर वो भाप बनेगा, यानी वाष्प बनेगी। यही बात है। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि कोई एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि सीधा ठोस से किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, और गैस से वापस ठोस में बदल जाएगा, तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर
इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाली। किसका? कपूर का या फिर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा रखिए, कीप के सिरे पर रुई की रुकावट डाट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखते हैं कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है और कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के रूप में, वाष्प के रूप में संघनित हो जाता है। तो आइए इस प्रयोग के बारे में देखते हैं। इस प्रयोग में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक बर्नर लगा हुआ है और यहाँ जाली पे स्टैंड पे जाली रखी है और यहाँ पर एक प्याला रखा हुआ है, चीनी का प्याला। ठीक है, ताकि जले नहीं। इस प्याले के अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड रख दिया है। अमोनियम क्लोराइड रखने के बाद में इसके ऊपर उल्टा कीप रख दिया। आप देख सकते हैं उल्टा कीप रखा हुआ, देखिए। और उल्टा कीप रखकर इसको ऊपर से हमने रुई से बंद कर दिया। अब जैसे ही यहाँ से बर्नर से इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पर जो ये ठोस रूप में NH4Cl है, ठोस रूप में, वो सीधा किस में बदल जाता है? भाप में बदल जाता है, गैस में, और यहाँ पर चिपक जाता है। देखो मैं डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हो यहाँ पर चिपक जाता है। ठीक है, ये वाष्प के रूप में यहाँ पर संघनित हो जाता है और तुरंत किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस घटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। आई होप ये प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब का क्या प्रभाव डालेगा, यानी दाब द्वारा पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।